इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले पार्ट को जरूर देखें। चलिए कहानी पर आते हैं। युवराज जंग बहादुर प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। पूर्ववर्णित घटना के अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, एक अंग्रेज महिला धाय ने उसे पालकर बड़ा किया, एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षित हुआ। अंग्रेजी फिल्मों के अलावा वह कुछ नहीं देखता था, ठीक वैसे ही जैसे कि अन्य सारे भारतीय राज्यों के युवराज करते थे। जब वह 20 वर्ष का वयस्क हुआ तो वह राज्य जो तब तक कानूनी संरक्षण में था उसके हाथों में आ गया। पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। बहुत से लोग इसकी चर्चा करते रहे। धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक पहुंच गई। प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकानेक जंगल थे, उनके अंदर बाघ रहते थे। महाराजा को वह कहावत पता थी, आत्मरक्षा के लिए आप किसी गाय को भी मार सकते हो। आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से बाघों को मारने में कोई ऐतराज नहीं हो सकता था। महाराजा ने बाघों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। महाराज तब सीमा से अधिक उत्तेजित हो उठे जब उन्होंने अपना पहला बाघ मारा। उसने शाही ज्योतिषी को बुलाया और मृत पशु को दिखाया। अब आप क्या कहते हो? वह बोला, महाराज आप बिल्कुल इसी तरह चाहे 99 बाघ मार सकते हैं। पर ज्योतिषी धीरे धीरे बोला, पर क्या? निर्भय होकर बोलो, पर 100वें बाघ के बारे में आपको बड़ा सावधान रहना होगा। अगर 100वां बाघ भी मार दिया जाए तो तब मैं ज्योतिष की अपनी सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा और मैं अपनी चोटी कटवा कर सिर के बाल कटवा दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा। ज्योतिषी ने बेतुकी असंगत बात कही। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे बाघों के लिए उत्सव का माहौल था। राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस आशय की घोषणा की गई कि अगर किसी व्यक्ति ने बाघ की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया तो उसकी सारी धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। महाराज ने प्रतिज्ञा की कि वह 100 बाघ मारने के बाद ही सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुटे थे। ऐसा नहीं कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा हो। ऐसे अवसर भी आए कि गोली का निशाना चूक जाता था, बाघ उनके ऊपर छलांग लगा देता था और वह खाली हाथ उस जानवर से लड़ता था। हर बार जीत महाराजा की ही होती थी। एक और मौके पर उसे अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था। एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम की यात्रा पर आया। उसे बाघों के शिकार का बड़ा शौक था। इससे भी अधिक शौक अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का था। वह प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करना चाहता था, पर महाराजा अपने फैसले पर अडिग थे। उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। मैं किसी और शिकार का आयोजन करा सकता हूँ। आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं, आप चूहों का शिकार कर सकते हैं, हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं, पर बाघ का शिकार वह असंभव है। ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को दीवान के द्वारा संदेश भेजा कि दुरई को स्वयं बाघ नहीं मारना था। वास्तविक शिकार महाराजा कर सकते थे। दुरई के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ के मुर्दा मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लिए अपना फोटो खिंचवा ले। पर महाराजा इस प्रस्ताव पर भी तैयार नहीं थे। अगर वह इस समय नर्म पड़ गए तो तब क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी बाघ शिकार के लिए वहां आएंगे? क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूर्ति से रोका था, महाराजा को अपना राज्य चले जाने का खतरा था। इस विषय पर महाराजा और दीवान ने मंत्रणा विचार विमर्श की। परिणामस्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया। अलग अलग डिजाइन आकृति की हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो। करीब 50 अंगूठियां आई। महाराजा ने सारी की सारी उस ब्रिटिश अधिकारी की सुयोग्य पत्नी के पास भेज दी। राजा और मंत्री को आशा थी कि दुर्सेनी 1-2 अंगूठी चुनकर शेष वापस भेज देगी। तुरंत ही दुर्सेनी ने अपना उत्तर भेज दिया, आपकी भेंट के लिए आपको बहुत धन्यवाद। 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आ गया। महाराजा खुश थे, हालांकि उनके 3 लाख रुपये चले गए थे, उनका राज्य उनके पास रह गया था। महाराजा के बाघों के शिकार अत्यधिक सफल होते रहे। 10 वर्ष के अंदर वह 70 बाघ मार सके। तब एक अप्रत्याशित कठिनाई ने उनके लक्ष्य को विराम दे दिया। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की आबादी समाप्त हो गई। कौन जाने बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया या आत्महत्या कर ली, या बस उस राज्य से भाग गए क्योंकि वे अंग्रेजों द्वारा मारा जाना ही पसंद करते थे। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुला भेजा। दीवान साहब, क्या आपको यह नहीं पता कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 बाघ मारे जाने बाकी हैं? अपनी बंदूक लहराते उसने हुए पूछा। बंदूक देखकर कांपता हुआ दीवान चीख पड़ा, महाराज मैं बाघ नहीं हूं। कौन बेवकूफ तुझे बाघ कहेगा?
कि नहीं, अरे मैं बंदूक नहीं हूँ। दीवान साहिब, आप न बाघ हैं न बंदूक। मैंने आपको किसी और मतलब अन्य कार्य से बुलाया है। मैंने शादी करने का निश्चय किया है। उद्धरण चिन्ह। दीवान और भी हकलाने लगा, महाराज मेरी पहले से 2 बीवियां हैं। अगर मैं आपसे शादी कर लूं। बेवकूफी की बातें मत करो। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मैं एक बाघ चाहता हूं। महाराज कृपया इस बारे में विचार कर लें। आपके पूर्वजों का विवाह तलवार से हुआ था। आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर लें। इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है। इसको अब बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। महाराज जोर से हंस पड़े। मैं न तो बाघ से और न ही बंदूक से विवाह करने का विचार कर रहा हूं, बल्कि मानव समाज में से किसी एक लड़की से। पहले आप दूसरे पड़ोसी राज्यों में पाए जाने वाले बाघों का पता लगाएं। इसके बाद आप ये पता लगाएं कि बाघों की विशाल संख्या वाले किसी शाही परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं। दीवान ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसे एक सही लड़की ऐसे राज्य में मिल गई जिसमें बाघों की विशाल संख्या थी। महाराज जंग जंग जब भी अपने ससुर के यहाँ जाते 5 या 6 बाघ मार लाते। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम महल के बैठक खाने की दीवारों की शोभा 99 बाघों की खालें बढ़ा रही थी। महाराज की चिंता तब जुनून बन गई जब 100 की संख्या प्राप्त करने में मात्र एक बाघ की कमी रह गई। यही एक स्वप्न उनके मस्तिष्क में सारे दिन छाया रहता और रात में भी यही स्वप्न आता। अब तक उनके ससुर के यहाँ भी बाघों से वन खाली हो चुके थे। किसी जगह बाघ का पता लगाना असंभव हो गया था। फिर भी एक और की जरूरत थी। बस अगर वह केवल एक जानवर और मार ले तो महाराजा को कोई डर न बचेगा। वह बाघ का शिकार पूरी तरह छोड़ सकता था, परंतु उस अंतिम बाघ से उसे बड़ा सावधान रहना होगा। स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने क्या कहा था? 99 बाघ मारने के पश्चात भी महाराज को 100वें से सावधान रहना चाहिए। काफी सच। आखिर बाघ एक जंगली जानवर था। किसी को भी उससे सतर्क रहना चाहिए। पर यह 100वां बाघ कहाँ मिलना था? जिंदा बाघ के स्थान पर लगता था कि बाघ का दूध मिलना अधिक आसान था। इस प्रकार महाराज दुख में डूब गए। पर शीघ्र ही वह खुशखबरी आई जिसने सारे दुख को मिटा दिया। उनके अपने ही राज्य में एक पहाड़ी गांव से भेड़ें जल्दी जल्दी गायब होने लगी। पहले यह सुनिश्चित किया गया कि यह काम खादर मियाँ साहिब या बीरसामी नायकर का तो ना था। ये दोनों भेड़ों को पूरी निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे। निश्चय ही यह काम किसी बाघ का था। गांव वाले शीघ्र महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े। महाराजा ने उस गांव को 3 वर्ष के लिए सारे करों से मुक्त करने की घोषणा की और तुरंत शिकार के लिए चल पड़े। बाघ आसानी से नहीं मिला। लगता था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया था ताकि महाराज की इच्छा का मजाक उड़ा सके। महाराजा भी उतने ही निश्चिंत मन थे। उन्होंने बाघ न मिलने तक जंगल छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, महाराज का गुस्सा और जिद खतरनाक रूप से बढ़ गए। बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई। एक दिन जब उनका क्रोध चरम सीमा पर था, महाराज ने दीवान को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जमीन का लगान तुरंत ही दुगना कर दे। लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफा देना चाहिए। राजा ने कहा। दीवान इस निश्चित मन के साथ घर गया कि अगर महाराजा को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। उसे लगा कि जीवन जैसे फिर से लौ आया है जब उसने उस बाघ को देखा जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उनके घर में छिपा हुआ था। आधी रात का जब नगर शांति की नींद सो रहा था, दीवान और उसकी बुजुर्ग पत्नी बाघ को खींचकर कार तक लाए और धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया। दीवान खुद ही कार को चलाकर उस जंगल तक ले आया जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। जब वे जंगल में पहुंचे, बाघ ने सत्याग्रह कर दिया और कार से उतरने से इनकार कर दिया। जानवर को बाहर निकालने और जमीन पर धकेलने के प्रयत्नों में दीवान पूरी तरह थक गया। अगले दिन वही बाघ घूमता हुआ महाराजा के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया। बाघ मरे हुए ढेर सा गिर गया। मैंने 100वां बाघ मार दिया है। मेरी कसम पूरी हो गई है। महाराजा की खुशी का ठिकाना न था। बाघ को एक शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने की आज्ञा देकर महाराजा जल्दी से अपनी कार में चढ़कर चले गए। महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को अधिक निकट से देखने के लिए गए। बाघ घबराहट में अपनी आंख घुमाता हुआ वापस उनकी ओर देख रहा था। उन लोगों ने ये जाना कि बाघ मरा नहीं था, गोली उसे छोड़ गई थी। ये तो तेजी से गुजरती हुई गोली के मानसिक आघात से मूर्छित हो गया था। शिकारियों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को ये पता न चले कि उनका निशाना चूक गया था।
अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी जा सकती थी। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और इस बार बिना किसी चूक के उसने उसे मार दिया। फिर राजा की आज्ञा के अनुसार मृत बाघ को जुलूस की शक्ल में लाकर दफना दिया गया। इसके ऊपर एक समाधि बनाई गई। कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। उस समय तक महाराजा ने अपना सारा ध्यान बाघ के शिकार पर लगाया हुआ था। युवराज के लिए उसके पास समय नहीं था, पर अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर लगाया। वह उसे उसके जन्मदिन पर कोई विशेष भेंट देना चाहता था। वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गया और हर दुकान को तलाशा, किंतु कोई उपयुक्त वस्तु नहीं मिली। अंततः उसने किसी खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी का बाग देखा और फैसला किया कि यह सर्वोच्च भेंट है। लकड़ी के बाग की कीमत केवल 9 पैसे थे, पर दुकानदार जानता था कि अगर उसने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई तो वह आपातकालीन नियमों के कारण सजा पाएगा। अतः उसने कहा, महाराज, कारीगरी का यह एक अद्भुत दुर्लभ नमूना है। 300 रुपये का सौदा। बहुत अच्छे, चलिए, ये हो गई युवराज के लिए आपकी भेंट, राजा ने कहा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में संक्रमण फैल गया। 4 दिन में यह बढ़कर पीत से भरा घाव बन गया जो उसके पूरे बाजू पर फैल गया। मद्रास से 3 प्रमुख शल्य चिकित्सक लाए गए। सलाह मशविरे के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने वाले तीनों सर्जन थिएटर के बाहर आए और घोषणा की, ऑपरेशन सफल रहा। महाराजा मर गए। इस प्रकार 100वें बाघ ने राजा से अपना आखिरी बदला ले लिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।